बिजनेस के मामले में पैसे की बात आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसों के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। अगर आपको फंडिंग लेने की सही से नॉलेज हो तो आप इस तकलीफ को भी आसानी से पार कर सकते हैं। फंडिंग में सबसे पहले तो आता है बूटस्ट्रैप या तो फिर सेल्फ ओनिंग, जहां पर बिजनेस शुरू करने वाला इंसान खुद के पास रही रकम से अपने बिजनेस की शुरुआत करता है, या फिर अपने पास रही कोई कीमती चीज बेचकर खुद से ही पूरे बिजनेस को फंड करता है। ऐसे फंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो अपने बिजनेस का खुद अकेला ही बॉस रहता है। उसे किसी दूसरे इन्वेस्टर को कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका आता है अपने बिजनेस के लिए किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लेना। इस तरह की फंडिंग तभी लेनी चाहिए जब आपको खुद के ऊपर पूरा भरोसा हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने ही वाला है। वरना कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए इंसान लोन तो ले लेता है और फिर बिजनेस फेल होने की वजह से एक तो नुकसान होता है, ऊपर से लोन के ऊपर भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और तीसरा रास्ता है इन्वेस्टर ढूंढना। आमतौर पर यह सभी उपयोग में लिया जाता है जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हों और आपके पास पैसे नहीं हों। ऐसे समय पर आप किसी ऐसे इंसान को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो जिसके पास पैसा है और वो किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर उसे आपका बिजनेस आइडिया पसंद आ जाए तो वो आपके बिजनेस के लिए पैसा देगा और बदले में आप उसको बिजनेस में इक्विटी देंगे। अब दोस्तों, फंडिंग के पहले दो तरीकों में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको बैंकों के द्वारा आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन आखिरी जो रास्ता है कि किसी इन्वेस्टर को ढूंढकर उसे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप देना, वो सही में बहुत ही मुश्किल रास्ता है। इन्वेस्टर को खुद के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसे इस चीज के लिए मनाना होगा, उसे ये एहसास दिलाना होगा कि अगर वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे भविष्य में फायदा होना ही होना है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आप अपने लिए किसी एक ऐसे इंसान को चुनें जिसकी कन्वर्सेशन स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। उसका बातचीत करने का लहजा इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अपनी बातों से ही इन्वेस्टर को ये जता सके कि अगर वो आपके बिजनेस में फंडिंग देता है तो बदले में उसको ही फायदा होगा। आपको इन्वेस्टर को ये नहीं दिखाना है कि आपके पास पैसों की कमी है, बल्कि इन्वेस्टर को यह एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ एक फेयर डील करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टर को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। अगर इन्वेस्टर आपके बिजनेस में फंडिंग नहीं देता तो आपको आसानी से दूसरी जगह से भी फंडिंग मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टर को अपने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाएं तब उसके सामने पहले से ही बनाई हुई एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन रखें जिसमें आप उसे अपने बिजनेस के बारे में सारी बातें बताएं कि कैसे आपका बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर है, कैसे आपके बिजनेस को आप आने वाले सालों में ग्रो करने वाले हैं, और अगर आपके बिजनेस में कोई तकलीफ आएगी तो उससे बचने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की है। आपको सारी बातें पहले से ही तय करके रखनी है। इन्वेस्टर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सवाल पूछे तो आपके पास कोई भी चिंता किए बिना तुरंत ही उस सवाल का प्रैक्टिकल जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। तभी जाकर इन्वेस्टर का आपके ऊपर भरोसा बैठेगा और उसे एहसास होगा कि आपके अंदर सही में इतना पोटेंशियल है कि आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आपको फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, फंडिंग के जो दो रास्ते हैं उनमें से एक तो है डेब्ट फंडिंग और दूसरा इक्विटी फंडिंग। इन दोनों के ही अपने फायदे और अपने कुछ नुकसान हैं। जैसे कि अगर आपने बिजनेस के लिए किसी फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लिया है तो आपके सिर के ऊपर हमेशा ये टेंशन रहती है कि बिजनेस से किसी भी तरह प्रॉफिट करके हमें लोन पूरा करना है और लोन के लिए इंटरेस्ट भी पे करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस डर की वजह से इंसान अपने बिजनेस में पूरा ध्यान नहीं दे पाता और इसी टेंशन के चक्कर में बहुत बार इंसान की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपको होता है। उससे मिलने वाले प्रॉफिट के हर एक पैसे पर आपका ही अधिकार होता है। दूसरी तरफ इक्विटी फंडिंग का यही नुकसान है कि आप जितनी भी मेहनत करें
लेकिन आपको होने वाले प्रॉफिट में से अपने इन्वेस्टर को भी एक हिस्सा देना पड़ेगा। आपका इन्वेस्टर आपके बिजनेस का वो पार्टनर है जो खुद कोई काम नहीं करेगा, लेकिन प्रॉफिट्स में से हर बार हिस्सा ले लेगा। उसने शुरुआत के समय में आपको जो पैसे दिए थे, उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म न होने तक आपके प्रॉफिट से कमाता रहेगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टर से डील के समय कॉन्ट्रैक्ट में ये तय किया है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस की जिम्मेदारी भी उसे बराबर से उठानी पड़ेगी, तब ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता कि आपको किसी को पैसा चुकाना है। आप चाहे किसी इन्वेस्टर से पैसा लें या तो फिर किसी लोन एजेंसी से लोन लें, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कोई बात समझ में न आए तो तुरंत ही लोन एजेंसी से या तो फिर इन्वेस्टर से इसके बारे में सही तरह से पूछें, और जब तक आपको पूरी बात समझ में न आ जाए तब तक उस पर साइन ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लोन एजेंसी इंटरेस्ट रेट कुछ और बताती है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और रेट लिख देती है। लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने की वजह से आपको मजबूरन वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला लोन पे करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप चाहे तो किसी वकील की सलाह ले सकते हैं। साइन करने से पहले किसी भरोसेमंद वकील को सारे पेपर्स दिखाएं और उससे चेक करवाएं कि क्या उसमें लिखी सभी चीजें सही हैं या नहीं। इसके अलावा इक्विटी फंडिंग में भी बहुत सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको नुकसान होता है और उस इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में जानबूझकर इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि आपको समझ में ना आए और बाद में जाकर वो उस चीज का अलग मतलब निकालकर आपको फंसा सकें। इस चीज के लिए मैं आपको फेसबुक कंपनी का उदाहरण देना चाहूंगा। फेसबुक कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआती समय में मार्क जुकरबर्ग को सेवरिन नाम के एक इन्वेस्टर ने इक्विटी फंडिंग दी थी और कुछ ही सालों में फेसबुक चारों ओर फेमस हो गया। तब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्क ने नए इन्वेस्टर से फंडिंग लेना शुरू किया। लेकिन एक दिन अचानक जब सेवरिन ने अपना हिस्सा कंपनी में देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि मार्क ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि अगर कंपनी को नए इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो मार्क का कंपनी में हिस्सा पहले जितना ही रहेगा, लेकिन नए इन्वेस्टर को सेवरिन के हिस्से में से हिस्सा मिलता जाएगा। और इस तरह करते करते सेवरिन का हिस्सा 24% में से सिर्फ 10% हो गया था, जो $1 बिलियन कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है। तो आप भी ध्यान रखें कि कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह की फंडिंग लेने से पहले हमेशा आप पूरे मार्केट की जांच जरूर करें। अगर मार्केट में तेजी है तो आपको आसानी से कम ब्याज पर बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा। और तेजी के समय में बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने पैसे को और बढ़ाने के लिए नई जगहों पर इन्वेस्ट करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए तो अपना पैसा लगाने के लिए एक्साइटेड है, तो ऐसे इंसान से बात करके भी आपका काम आसानी से हो सकता है। इसीलिए हमेशा फंडिंग के बारे में सामने वाले इंसान से बात करने से पहले मार्केट की सिचुएशन को जरूर से देखें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिमांड पेश करें, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। इसके अलावा बहुत बार गवर्नमेंट किसी बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सब्सिडी और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है। तो आप जरूर देखिए कि क्या आपके बिजनेस के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी कंपनी कुछ ज्यादा ही बड़ी है और आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपके अंदर अपना बिजनेस बढ़ाने का पूरा पोटेंशियल है, लेकिन आप इन तीनों जगहों से फंडिंग लेना नहीं चाहते, तो आपके लिए चौथा रास्ता भी है और वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग देखा जाए तो एक तरीके से आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती हैं कि आप सामान्य लोगों को कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा देते हैं। कोई एक इंसान या कंपनी आपकी कंपनी का बड़ा हिस्सा नहीं खरीद सकती। इस तरह कोई भी एक इंसान आपकी कंपनी के ऊपर कोई मालिकाना हक जता ही नहीं सकता और कंपनी के डिसीजन लेने में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस तरह कई मायनों में क्राउड फंडिंग बिजनेसमैन के लिए एक वरदान जैसा है, जहां पर उसे फंडिंग भी मिल जाती है और उसके बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अब तो आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग नाम की तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं। अब आपके पास वो सारी नॉलेज है जिससे आप ये फैसला कर सकें
कि आप जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस, और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें और आपको फंडिंग कहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेस करते समय कौन कौन सी तकलीफें आती हैं और आप कैसे इन तकलीफों का सामना कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, जो है टैक्स। एक एम्प्लॉय की आमदनी पर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, जबकि एक बिजनेस ओनर की आमदनी पर अलग से टैक्स लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस तो बना लें, लेकिन आपका वो सारा प्रॉफिट सरकार के टैक्स भरने में ही चला जाए। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि किन चीजों का उपयोग करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, एक एम्प्लॉय के तौर पर आपको इनकम टैक्स पर करने के लिए सबसे पहले तो एक पैन नंबर की जरूरत होगी, जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके अप्लाई करने के 15 दिनों के अंदर आपको आपका पैन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक मिली सारी इनकम को कैलकुलेट करना होगा, जिसमें आपके सैलरी के साथ साथ आपके बाकी की इनकम सोर्स के इनकम की भी डिटेल होंगी। इसमें ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप अपने बॉस से फॉर्म 16 नाम का एक फॉर्म ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी एनुअल इनकम 7 लाख से कम है तो आपको ऐसी सिचुएशन में टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जिसमें आपकी सारी इनकम, प्रॉफिट और लॉस की डिटेल्स होती हैं। और अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स पे करना होगा। और इन दोनों कामों के लिए आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से ही टैक्स भर सकते हैं, या तो फिर किसी अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स भरते समय खुद के एम्प्लॉयमेंट नेचर और इनकम के अकॉर्डिंग सही से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को चुनें। ज्यादातर एम्प्लॉय ITR 1 या ITR 2 की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले उसमें दी गई सभी चीजें जरूर से देखें। इसके अलावा इनकम टैक्स पर पे करते समय सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखें, जैसे कि फॉर्म 16, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन इंटरेस्ट, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखें। और फिर फॉर्म फिल करके ऑनलाइन या फिर अकाउंटेंट के थ्रू अपना ITR फाइल करें। फिर कुछ तय समय के बाद चेक करें कि क्या आपका ITR एक्सेप्ट हो गया है या नहीं, और फिर एक्सेप्ट हो जाने के बाद भी अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो गवर्नमेंट द्वारा दी गई मेथड से उस टैक्स को पे करें। तो दोस्तों, ये तो हुई एक वर्किंग प्रोफेशनल की बात। अब एक बिजनेसमैन के टैक्स पे करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स अलग से भरने होते हैं और खुद को हुए प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स अलग से भरना होता है। ऐसे में पर्सनल इनकम टैक्स को पे करने का प्रोसीजर वही होता है जो एक एम्प्लॉय या फिर एक नॉर्मल इंसान का होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऑडियो डायरी में आगे बताया था कि बिजनेस 3 तरह के होते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स के मामले में भी टैक्स भरने का तरीका तीनों बिजनेसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इनमें से पहला था सेल्फ ओनिंग बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में कोई एक इंसान ही पूरे बिजनेस का बॉस होता है। इस तरह बिजनेस का मुनाफा किसी एक इंसान के मुनाफे से अलग नहीं है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में बिजनेस ओनर अपने रिटर्न की फाइल में ही अपने बिजनेस के सारे प्रॉफिट और लॉस ऐड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक ही इनकम टैक्स पे करेगा, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स दोनों का पेमेंट हो जाएगा। दूसरा था पार्टनरशिप बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में हर एक पार्टनर को बिजनेस से खुद को मिले हुए प्रॉफिट और लॉस की एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसे खुद की रिटर्न फाइल करनी होती है और अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चुकाना होता है। इसके बाद आता है कॉरपोरेशन बिजनेस। कॉरपोरेशन बिजनेस में 2 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक होता है S कॉरपोरेशन बिजनेस और दूसरा होता है C कॉरपोरेशन बिजनेस। C कॉरपोरेशन बिजनेस में कॉरपोरेशन अपने प्रॉफिट पर अलग से टैक्स भरता है और कॉरपोरेशन से जुड़े बिजनेस ओनर खुद को मिले प्रॉफिट पर अलग से टैक्स भरते हैं। जबकि S कॉरपोरेशन पास थ्रू मॉडल पर काम करता है, जहां पर टैक्स भरने की सारी लायबिलिटी बिजनेस ओनर से होकर गुजरती है और इसके लिए कॉरपोरेशन को किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना होता। आपको एज ए एम्प्लॉय भी कुछ कंडीशन में टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसका एक उदाहरण हमने शुरुआत में ही देखा कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और इनकम 7 लाख से कम है तो आपके बॉस के द्वारा आपका TDS डिडक्टेड होता है।
इसके अलावा आपके पास जमा की गई रकम पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर उस इंटरेस्ट देने वाली बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनी को टीडीएस डिडक्टेड करना होता है। लेकिन ये डिडक्शन उस बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा दिए गए इंटरेस्ट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं और अभी रेंट के मकान में ही रह रहे हैं और आपकी रेंट में जाने वाली एनुअल वैल्यू 6 लाख से ज्यादा है, तो आपके बॉस को इसके लिए टीडीएस डिडक्ट करना होता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि आपकी सैलरी पैकेज में टीडीएस डिडक्शन करने का पॉइंट दर्ज किया गया हो। इसके अलावा कुछ अलग तरह की इनकम सोर्स पर भी आपको टीडीएस डिडक्शन मिलेगा, जैसे कि आपको मिले हुए अलग तरह के कमीशन या फिर किसी तरह की प्रोफेशनल फीस और अपने जॉब से अलग दूसरे तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम पर। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई दूसरी भी बहुत सी इनकम सोर्सेज पर भी आपको टीडीएस डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर एक बिजनेस ओनर की नजर से देखा जाए तो हमारे इनकम टैक्स सिस्टम में बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनका फायदा उठाकर हम टैक्स पे करने से बच सकते हैं, या तो फिर हम कम से कम टैक्स पे कर सकते हैं। इसका उदाहरण तो हमने जाना कि अगर हमारा बिजनेस सेल्फ ओनिंग हो तो हमें बिजनेस के लिए अलग से टैक्स पे नहीं करना होता। इसके अलावा बिजनेस कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बहुत से खर्चों पर टैक्स भरने में छूट मिलती है। जैसे कि अगर आपकी कंपनी मार्केटिंग पर खर्च करती है तो उसमें आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस कराने पर भी कंपनी को टैक्स डिडक्शन मिलता है। कंपनी के ऑफिस की देखरेख में होने वाले खर्चों पर भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय कंपनी के काम से ट्रैवलिंग करता है तो वहां पर भी उस खर्चे का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए सारे रूल्स के अंदर आता है तो आपको कुछ तय की गई लिमिट तक टैक्स में राहत मिलती है। इसके अलावा मार्केट में आपको बहुत से ऐसे अकाउंटेंट मिल जाएंगे जो इस फील्ड में बहुत ही माहिर होते हैं। वो आपको टैक्स से बचाने के बहुत से ऐसे लीगल तरीके समझा सकते हैं जिनका उपयोग करके आपको कम से कम टैक्स भरना पड़े। तो आप टैक्स डिडक्शन के लिए ऐसे लोगों की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे एक एम्प्लॉय के तौर पर और एक बिजनेस ओनर के तौर पर टैक्स पे करने का पूरा सिस्टम ही एक दूसरे से अलग है और टीडीएस डिडक्शन पाने के लिए भी अलग तरह का सिस्टम है। एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के थ्रू ही कुछ सिचुएशन में टीडीएस डिडक्शन मिलता है, जबकि उसी बॉस को अपने एम्प्लॉय को दिए गए टीडीएस डिडक्शन का हिसाब अपने बिजनेस की एनुअल रिपोर्ट में देना होता है। एक एम्प्लॉय को तय की गई इनकम लिमिट तक और कुछ लिमिटेड सिचुएशन में ही टीडीएस डिडक्शन मिलता है, जबकि एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत से खर्चों पर टीडीएस डिडक्शन मिलता है। हालांकि ये बात भी सही है कि उसको एक एम्प्लॉय की तुलना में ज्यादा टैक्स पे करना होता है। इसलिए इनकम टैक्स पे करने के टॉपिक में एप्लाई और बिजनेस ओनर दोनों के ही अपने अपने फायदे और कुछ नुकसान हैं। लेकिन आपको टैक्स पे करने के लिए या फिर टैक्स डिडक्शन पाने के लिए आपके पास सही से तैयार की हुई एक साफ सुथरी एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए और इसके अलावा सारे हिसाब सही से लिखे होने चाहिए। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छी सी नॉलेज है तो चाहे आप खुद से ये प्रोसीजर कर लें या फिर आप आईटीआर सही तरह से फाइल करने के लिए इंटरनेट पर इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी देखकर सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप इस काम के लिए एक अच्छे अकाउंटेंट को ही हायर करें, क्योंकि उसके पास इस काम की परफेक्ट नॉलेज होती है और आईटीआर फाइल करते समय गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो भी आपको एक अच्छे से अच्छा अकाउंटेंट हायर करना चाहिए जो आपके सारे कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाए। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट और एक मजबूत बैलेंस शीट तैयार करके रखे जो आपको कम से कम टैक्स भरने में मदद कर सके। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक अकेले इंसान के टैक्स पे करने के लिए अकाउंटेंट को हायर करना खर्चे का काम है, लेकिन दोस्तों, किसी बिजनेस कंपनी की कंपेयर में किसी इंडिविजुअल का आईटीआर फाइल करना कम कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए ऐसे कामों में अकाउंटेंट इतनी ज्यादा फीस भी नहीं लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो आपको टीडीएस डिडक्शन में भी फायदा पहुंचाते हैं, जिससे कई बार तो उनके फीस की ही भरपाई हो जाती है। और एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छे अकाउंटेंट को हायर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार अपने बिजनेस में कंपनी द्वारा किए गए बहुत से छोटे मोटे खर्चे और एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करके उतनी रकम पर टैक्स पे करने से बच जाते हैं। लेकिन वो कौन से छोटे मोटे खर्चे हैं या फिर कौन से वो बड़े वाले खर्चे भी हैं जो आप अपनी एनुअल रिपोर्ट में पेश करके टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं,
इसकी पूरी जानकारी एक अच्छे पढ़े लिखे अकाउंटेंट को ही होती है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि किसी अकाउंटेंट को हायर करने से पहले हमें उसके बारे में क्या क्या बातें जान लेनी चाहिए। शुरुआत में आप अकाउंटेंट से उसकी डिग्री और एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं कि उसने इस फील्ड में जॉब पाने के लिए कहाँ तक पढ़ाई की है और आज तक उसने किन किन कंपनियों के साथ काम किया है और टैक्स फाइलिंग का उसे कितने साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ आप उससे ये भी पूछें कि वो टैक्स फाइलिंग के साथ साथ दूसरी कौन सी चीज़ों में माहिर है, जैसे कि टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स प्लानिंग और आईआरएस से पहले रिप्रेजेंटेशन करना इत्यादि। सभी अकाउंटेंट्स की फीस लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ अकाउंटेंट अपने किए गए काम के घंटों के अकॉर्डिंग आपसे फीस लेते हैं, जबकि कुछ अकाउंटेंट्स बचाए गए टैक्स के ऊपर कुछ परसेंटेज का अपना हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग टैक्स फाइलिंग के लिए एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। टैक्स सिस्टम में थोड़े थोड़े समय पर कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं, तो आप अपने अकाउंटेंट से ये भी पूछें कि वो टैक्स सिस्टम में होने वाले बदलावों से कैसे अप टू डेट रहता है। अगर टैक्स सिस्टम में होने वाले बदलाव की जानकारी उसे पहले मिल जाए तो हमें उससे कुछ फायदा मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ समय पर टैक्स सिस्टम में भारी बदलाव किए जाते हैं, इसलिए एक इंडिविजुअल के तौर पर आपको हमेशा इन बातों से अप टू डेट रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसे दोस्तों को ऐड कर सकते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर कई बार अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले यंग कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ऐसे बदलाव की जानकारी सही समय पर मिल जाती है, क्योंकि वो आमतौर पर सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी सब बातों के लिए एक दूसरे से और कॉलेज के प्रोफेसर से जुड़े होते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी नॉलेज रखने से आपको बहुत बार बड़ा फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स सिस्टम ऐसा बदलाव होने वाला हो कि एक इंडिविजुअल या एम्प्लॉय को 5 लाख से ज्यादा इनकम पर 10% टैक्स पे करना होगा और हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस खरीदने पर टीडीएस डिडक्शन मिलेगा, और इसी सिचुएशन में आपकी एनुअल इनकम 5,30,000 हो, तो ये जानकारी आपको पहले मिलने से आप उसका सही से उपयोग करके अगर 40,000 की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें तो आपकी इनकम डायरेक्टली टैक्स लिमिट से नीचे चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको डबल फायदा होगा और आप टैक्स भरने से भी बच जाएंगे और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिल जाएगी। अगर ऐसे बदलाव की जानकारी रखने से एक एम्प्लॉय को इतना फायदा होता है तो जरा सोचिए एक बिजनेस ओनर को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। तो चलिए बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से एक एग्जाम्पल नुकसान वाला भी देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो मौजूदा टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बनाए हुए प्रोडक्ट के दाम तय करती है और सभी डीलर्स को अपना सामान बेचती है। ये सब लोग जानते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस में ज्यादातर व्यापार क्रेडिट पर होता है, मतलब रिटेलर लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या डीलर से सामान ले लेते हैं और कुछ समय बाद जाकर उन्हें पेमेंट करते हैं। अब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ओनर ने अपना सामान तय दाम पर रिटेलर को बेच दिया है, लेकिन कुछ समय बाद टैक्स सिस्टम में बदलाव होने के कारण उससे पहले से तय की हुई रकम से ज्यादा टैक्स पे करना होगा, लेकिन उसने सौदा पहले से ही कर लिया है, इसलिए वो अब अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकता, इसलिए मजबूरन टैक्स में बढ़ी हुई रकम को अपने प्रॉफिट से ही देना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर आप चाहें एम्प्लॉय हों या फिर बिजनेस ओनर, दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको टैक्स सिस्टम में होने वाले बदलाव की जानकारी रखना कितना जरूरी है। तो आपके लिए इंटरनेट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जो इनकम टैक्स में होने वाले बदलाव की जानकारी टैक्स पेयर को देती रहती है, ताकि वो समय रहते अपने सिस्टम में बदलाव करके टैक्स में होने वाले बदलाव को एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा इंटरनेट पर ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टाइम टू टाइम इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारी खुद से समझा कर देते रहते हैं। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं और उनसे आसानी से ऐसी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना है कि कैसे एक बिजनेस ओनर और एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं और किन किन चीजों का फायदा उठाकर हम एक बिजनेसमैन के तौर पर टैक्स में कटौती करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि एक अकाउंटेंट को हायर करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, किसी रास्ते पर चलने से पहले अगर हमें उस रास्ते पर आने वाली मुश्किलों के बारे में पता हो जाए तो हम उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बिजनेस फील्ड में आने वाली सभी तकलीफों के बारे में पहले से ही पता हो तो हम उसके बारे में भी तैयारी कर सकते हैं, ताकि हमें भी बिजनेस में सक्सेस मिले।
तो चलिए दोस्तों, आगे के एपिसोड की डिटेल में जानते हैं कि बिजनेस के दौरान हमें कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी भी बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस का शुरुआती समय बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ होती है कैश फ्लो मैनेजमेंट की। ज्यादातर पूरा बिजनेस सेक्टर क्रेडिट के ऊपर है। आपका कस्टमर तो आपसे उधार पर प्रोडक्ट लेकर जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सामने वाला बिजनेसमैन को तुरंत पेमेंट करना होता है। ऐसी सिचुएशन में पैसों का व्यवहार करना अपने आप में एक बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी तरफ अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा मार्केटिंग करके आपके कस्टमर खींच ले जाए, तो आपको मार्केटिंग में ना चाहते हुए भी बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है ताकि आप अपने कस्टमर को खोने से बच सकें। इसके अलावा आज के टाइम में अच्छे एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सही तरह से और ईमानदारी से काम करने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं, और अगर हमें मुश्किल से ऐसे कोई लोग मिल जाएं, तो दूसरी कंपनी वाले ऐसे एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देकर अपनी ओर खींच लेते हैं। बिजनेस में बहुत से ऐसे लीगल इश्यूज भी होते हैं जो आपको सरकारी कामों की वजह से पूरे करने ही पड़ते हैं, और कई बार ऐसे कामों के लिए आपको अपनी कंपनी के लिए एक वकील को हायर करना पड़ता है जो ऐसे मामलों को संभाल सके। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपने माइंड में ये चीज अच्छी तरह से बैठा लें कि आपको शुरुआत के समय में इन सब के अलावा और भी बहुत सी तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा, ताकि आपके सामने जब रियलिटी में ये सभी प्रॉब्लम्स आएं तो आप उनसे अच्छी तरह लड़ सकें। और साथ में ऐसी तकलीफों से लड़ने के लिए आपको अपनी नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए। आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और इन तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आपसे पहले बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसी फील्ड में बिजनेस किया है और ऐसी तकलीफों का सामना किया है, और सामना करके वो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक है। तो जाइए और ऐसे लोगों से मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए और ऐसी तकलीफों का रास्ता निकालने के लिए उनसे सलाह लीजिए। इसके अलावा मार्केट में आपको बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट या कोचिंग्स मिल जाएंगे जो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए मोटिवेशन और गाइडेंस देते हैं। आपने शायद से डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप कुकू एफएम पर उनकी बायोग्राफी सुन सकते हैं। वो आज हमारे देश में बिजनेस के कोचिंग क्लास चलाने वाली कंपनियों में एक बहुत बड़ा नाम है। आप चाहे तो ऐसी कंपनियों से जुड़कर कोचिंग ले सकते हैं, या तो फिर उनके होने वाले सेमिनार्स में हिस्सा लेकर नई नॉलेज पा सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग बढ़ाना भी ऐसी तकलीफों से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है। आप अपने ही तरह दूसरे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन्होंने हाल ही में नया बिजनेस शुरू किया हो। ऐसे लोगों से मिलकर आप उनसे जान सकते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस में आने वाली ऐसी तकलीफों को मिटाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो सिर्फ आपके बिजनेस के अंदर ही आपको तकलीफ देंगे, लेकिन बहुत बार मार्केट में ट्रेंड चेंज होने पर ऐसा होता है कि पूरे सेक्टर को उसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है। जैसे कि अगर सरकार किसी एक सेक्टर में लगे हुए टैक्स को अचानक से बढ़ा दे तो उसकी वजह से पूरे सेक्टर में प्रोडक्ट की सीलिंग कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में टैक्स 7% है, सरकार कुछ समय के बाद उसे बढ़ाकर 25% कर दे तो इसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की सेलिंग में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई बार मार्केट में नई चीजें आने पर पूरी इंडस्ट्री को ना चाहते हुए भी उस चीज को शुरू करने के लिए बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ता है। जैसे कि पहले सारी कंपनियां पेट्रोल पर चलने वाले वाहन बनाती थीं, लेकिन हाल ही में कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ट्रेंड शुरू हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए भी सभी कंपनियों को मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए खुद के नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने पड़ रहे हैं। इस तरह अचानक से बदले हुए ट्रेंड की वजह से उन्हें भारी फाइनेंशियल रिस्क उठाना पड़ता है। ऐसे में बिजनेस में जब प्रॉब्लम इंटरनल हो तब आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, लेकिन जब आपके बिजनेस का पूरा सेक्टर ही तकलीफों से गुजर रहा हो तब शायद एक ही इंसान आपकी मदद कर सकता है और आपकी टेंशन दूर कर सकता है, और वो इंसान है आप खुद। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में ज्यादातर लोग झूठी खबरें फैलाकर खुद अपना फायदा करवाते हैं। इसलिए गलत खबरों से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको सही नॉलेज मिले। इसके बाद आप अपने बिजनेस फील्ड के रिलेटेड कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या फिर किसी वेबसाइट पर जाकर उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, जो आपको सही विजन देंगी कि ऐसी सिचुएशन में अब आगे क्या करना चाहिए।
अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या इस तकलीफ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है या नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जीवन में नई सफलता तकलीफों के रूप में आती है। तभी आपको तय करना है कि आपके जीवन में जो तकलीफें आई हैं वो असल में कोई तकलीफें हैं या उनके पीछे कोई बहुत बड़ी सफलता छुपी हुई है। इतिहास के पन्ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भरे हुए हैं जहां पर किसी इंसान या कंपनी के जीवन में बड़ी तकलीफ आ गई हो और उसने उस तकलीफ में कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर अपने जीवन को पहले से ज्यादा बेहतर बना लिया हो। मैं इसके लिए दोस्तों आपको वर्ल्ड फेमस कंपनी सैमसंग का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। शायद ही आपको ये पता होगा कि सैमसंग कंपनी अपने शुरुआती दिनों में नूडल्स बेचने का काम करती थी और उसके साथ साथ दूसरे भी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन ग्रोसरी सेक्टर में उन्होंने देखा कि एक तो इसमें प्रॉफिट भी कम है और तय समय पर उनके सारे प्रोडक्ट्स बेचकर उन्हें खत्म भी करना होता है, वरना ग्रोसरी आइटम खराब हो जाता है। इसलिए फिर उन्होंने धीरे धीरे करके ग्रोसरी सेक्टर को बंद करके अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बढ़ाया। और आज हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और सेमीकंडक्टर चिप के सेक्टर में सैमसंग का कितना बड़ा नाम है। अगर उस समय सैमसंग कंपनी को ग्रोसरी सेक्टर में तकलीफ ना आई होती तो और उन्होंने अपने बिजनेस सेक्टर को दूसरी दिशा में आगे बढ़ाने का फैसला ना लिया होता तो शायद आज हम सैमसंग के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना कर रहे होते। तो दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुद के मन को शांत रखिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखिए ताकि आप सही तरह प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाएं। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को वो चुटकियों में सुलझा दे। पहले जो काम करने के लिए घंटों की मेहनत लगती थी, आज वो चुटकी बजाते ही मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से इंटरनेट पर ऐसे ही हो जाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस या फिर आपके बिजनेस का पूरा सेक्टर किसी तकलीफ में है तो आप उससे बचने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका होटल का बिजनेस है और होटल में लोग नहीं आ रहे तो आप अपने होटल की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर ओयो जैसी कंपनी से जुड़कर अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और सिर्फ अपने इलाके में मिलने वाली कोई यूनिक सी चीज बनाते हैं तो आप अमेजोन जैसी कंपनी से जुड़कर पूरी इंटरनेशनल मार्केट में उस चीज को बेचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक गांव में रहने वाले डॉक्टर हैं तो आप ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट से जुड़कर ऑनलाइन कंसल्टेशन देना शुरू कर सकते हैं जो आपको घर बैठे ही इलाज के बारे में एडवाइस और दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको पेमेंट करेगी। अगर आपकी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है तो जापान जैसे देश में से आपको कम कीमत पर ऐसी रोबोटिक मशीनें मिल जाएंगी जो आपके लिए लकड़ी को इस तरह से कटिंग करेंगी कि कम से कम लकड़ी वेस्ट जाए और आपका लेबर कॉस्ट भी बचे। और फिर इसके अलावा अगर प्रोडक्ट्स बेचने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अमेजोन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत से एआई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको नए डिज़ाइंस बनाने के लिए इनोवेटिव आइडियाज देंगी। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपकी आवाज़ को एक अट्रैक्टिव आवाज़ में बदल दें। अगर आप एक राइटर हैं और बुक लिख रहे हैं तो आज के समय में आप अमेजोन किंडल जैसी किसी भी वेबसाइट से जुड़कर ऑनलाइन अपनी बुक बेच सकते हैं। अब आपको किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से जुड़कर उनके साथ प्रॉफिट शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के ज़माने में मुश्किलें हैं तो उसके साथ साथ उनसे निपटने के लिए बहुत से रास्ते भी बन चुके हैं। बस आपको अपना दिमाग दौड़ाना है और चारों ओर रिसर्च करनी है और अपने बिजनेस के हिसाब से बढ़िया सी टेक्नोलॉजी चूज करके अपने बिजनेस को ग्रो करना है। इतनी सारी तकलीफों के साथ साथ अपना बिजनेस रनिंग पोजीशन में रखना, हर कदम पर अपने बिजनेस को इनोवेटिव बनाते रहना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस चलाने के चक्कर में आदमी खुद अपनी पर्सनल लाइफ ही भूल जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पैसों के पीछे भागने की दौड़ में कहीं आप इतने आगे ना निकल जाएं कि खुद के रिश्ते ही खो बैठे। बिजनेस में ध्यान देना जरूरी है लेकिन अपने घर परिवार के लोगों को समय देना भी उतना ही जरूरी है। इसके अलावा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए क्योंकि अगर आपका शरीर ही हेल्दी नहीं होगा तो आप बिजनेस में कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा वर्कलोड ना लें। इसके अलावा हर रोज योगा और मेडिटेशन करने की आदत डालें। ऐसा करने से न केवल आप हेल्दी रहेंगे बल्कि आपका माइंड भी एकदम एक्टिव रहेगा जो आपको बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा। मुबारक हो दोस्तों, अगर आप ऑडियो बुक के इस एपिसोड में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने करियर पाथ को लेकर सही तरह सीरियस हैं।
और जीवन में कुछ करना चाहते हैं। हमने जॉब और बिजनेस दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में सही तरह जाना कि कैसे हमें जॉब के अंदर अपने बॉस के अंडर रहकर काम करना होता है, जबकि बिजनेस में हमारे पास फुल फ्रीडम होती है। हम जैसे चाहे वैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने माइंडसेट के ऊपर भी खुलकर बात की, जहां पर हमने देखा कि अगर हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, ताकि बिजनेस शुरू करने के बाद हमें मेंटली किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और बिजनेस चलाते रहने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी बनी रहे। इसके बाद हमने बिजनेस को एक एंटरप्रेन्योर के एंगल से भी देखा कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिल और जान से कड़ी मेहनत करता है, खुद को समय के साथ साथ हमेशा ग्रो करता रहता है, ताकि वो अपनी कंपनी और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सके। इसके बाद हमने बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस प्लान के बारे में बात की, जहां पर हमने देखा कि कैसे बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए। अगर हमें बिजनेस में सक्सेस मिलती है तो हम आगे क्या करेंगे, और अगर हमें बिजनेस में फेलियर मिलता है तो कैसे हम उसका सामना करेंगे, उसके लिए पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाकर रखनी चाहिए। फिर हमने फंड्स के बारे में भी जाना कि अगर हमें बिजनेस शुरू करना है तो किन रास्तों से हम अपने बिजनेस के लिए फंडिंग पा सकते हैं। वहां पर हमने फंडिंग के लिए टोटल 4 तरीकों की बात की थी, लेकिन ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चूज करते हैं। फिर हमने टैक्स सिस्टम के बारे में सही से जानकारी ली, जहां पर हमने जाना कि कैसे एक एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर को अलग अलग तरीके से टैक्स देना पड़ता है और किस तरह के आइडिया यूज करके हम ज्यादा टैक्स देने से लीगली तरीके से बच सकते हैं। उसके बाद हमने डिटेल में जाना कि अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी रास्ते पर चलने से पहले ही आपको उस रास्ते में आने वाली तकलीफ का पता हो तो आप खुद को उस रास्ते के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी ये फैसला लेने के लिए कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अगर मेरी सलाह माने तो मेरे ख्याल से हमारा भारत देश बिजनेस करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आपने हाल ही में देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हमारे भारत देश ने कितने सारे नए यूनिकॉर्न बिजनेसेस को जन्म दिया है। वो सारे बिजनेस अपने शुरुआती दिनों में एक स्टार्टअप ही थे, लेकिन उन सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर ने अपनी मेहनत और लगन से उन सभी स्टार्टअप्स को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया है। अगर इस ऑडियो शो की बातें सुनकर आपके अंदर भी बिजनेस करने के लिए थोड़ी सी भी एनर्जी बनी है तो उसे वेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों, मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आप इस एनर्जी का उपयोग करके अपने माइंडसेट और रिसोर्सेज से कोई अच्छे से बिजनेस की शुरुआत करें और जीवन में सफल व्यक्ति बने। अगर आप बिजनेस में फेल हो गए तो ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन के 1 या 2 साल ही बर्बाद होंगे और कुछ पैसे वेस्ट होंगे, लेकिन उसमें से भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस फेलियर में मिली नॉलेज से कई लोग जब वापस अपनी जॉब या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पहले से बेटर रिजल्ट मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको बिजनेस करने की इच्छा है लेकिन माइंड में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप प्रैक्टिकली उन सारे लोगों से मिलें जो बिजनेस कर रहे हैं, उनसे जुड़ें, उनसे दोस्ती करें और उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानें। रियलिटी में उनसे मिलने से ही आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा और शायद ऐसा हो भी सकता है कि उनके लाइफस्टाइल आपको खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मोटिवेट भी कर दे। आखिर में दोस्तों, मेरी तो यही विशेष रहेंगी कि आप अपने जीवन में, अपनी फील्ड में आगे बढ़कर एक सफल और इंडिपेंडेंट इंसान बने।